dear students, welcome to AEC Plus digital platform of advanced engineering classes. SSC JEE RRB JEE और ऑल ओवर इंडिया हो रहे AE JEE एग्जाम्स के लिए हमने प्रैक्टिस सेशन बैच स्टार्ट किया जिसका नाम है आगाज। और ये आगाज था आपके माइंड से TCS पैटर्न के डर को हटाने का। बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट हमने स्टार्ट किया जिसके 11 सेशंस मैं ले चुका हूं और आज हमारा 12th सेशन है जो एग्रीगेट का है। मैंने क्या किया, मैंने आपको सीमेंट लाइम मोटार के क्वेश्चंस कराए। लास्ट 2 सेशंस मैंने एग्रीगेट के लिए, ये आज आखिरी सेशन है एग्रीगेट का। टीसीएस के द्वारा कराए गए ऑल ओवर इंडिया जो क्वेश्चंस हैं उसको एनालाइज करके मैंने ये सीरीज में क्वेश्चंस डाले हैं। ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। आप लिख रहे होंगे जो मैं आपको बताता हूं, रिवाइज कर रहे होंगे, मान के चलता हूं। क्लियर? आप कर रहे हो ये मैं मान के चल रहा हूं। अगर आपको एग्जाम निकालना है तो अपने को तो धोखा नहीं दोगे, ठीक है? अभी आपको क्या करना है, अपना पेन कॉपी लेकर उठ बैठ जाइए और क्या करिए बूस्टर या फिर जो भी आपका शॉर्ट नोट्स है वो सब लेकर बैठिए। रिवीजन यहीं साथ करते जाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है? एज पर IS 2386/1963। तो देखो सबसे पहले क्या, ये देखो IS कोड आपको मैंने बताया। IS कोड क्या है? IS कोड 2386 2386 अब आप मेरे बोलने का वेट मत किया करो कि सर बोलेंगे तब जाके मैं क्या करूंगा, तब जाके मैं लिखूंगा। किसमें? तब जाके मैं लिखूंगा कॉपी का जो पहला पेज मैंने बनाया था IS कोड का। सबसे पहले जाके आपको यही सब लिख लेना है कि एग्रीगेट के लिए IS कोड कौन सा यूज होता है। 2386 एग्रीगेट के लिए यूज होता है। तो पढ़ो क्या एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है। किसके रिस्पेक्ट में? एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू की बात कर रहा है। फिर बोल रहा है कि शेल नॉट एक्सीड कंक्रीट फॉर वियरिंग कोर्स। क्या है आपका दूसरा कीवर्ड? क्या है दूसरा कीवर्ड? पूछ रहा है वियरिंग कोर्स के बारे में बता रहा है। किसके बारे में? वियरिंग सरफेस, सॉरी वियरिंग कोर्स हो जाएगा, वियरिंग सरफेस के बारे में पूछ रहा है। किसके केस में? रनवे, रोड एंड पेवमेंट के केस में आपकी एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू क्या होगी। वियरिंग कोर्स की जगह और क्या लिख सकता था? सरफेस कोर्स भी लिख सकता था। ये भी मैंने आपको बताया। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। फिर से एक बार सुन लो, आखिरी बार बता रहा हूं, फिर से एक बार सुन लो। सवाल छोड़ो। देखो आपने एक ढेर था एग्रीगेट का, उसको उठाया, आपने पास कराया 12.5 mm सीव से पास कराया। जो एग्रीगेट पास कर गए और रिटेन कर गए किसके ऊपर? 10 mm के ऊपर। उसने एग्रीगेट्स के सैंपल को लिया। उस एग्रीगेट के सैंपल को आपने क्या किया? 3 लेयर में। कितने लेयर में सर? 3 लेयर में आपने इसको फिल किया। 1 2 3 लेयर में फिल किया, ठीक है। इसको अच्छे से क्या किया? कॉम्पैक्ट कर दिया, ओके। इसके बाद आपने क्या किया? इसके ऊपर लोड लगाना शुरू किया। कैसे लोड लगाना शुरू किया? ये है आपका क्रशिंग वैल्यू टेस्ट। तो आपने ग्रेजुअल लोड लगाया। कितना? 4 टन पर मिनट का ग्रेजुअल लोड लगाया। कब तक लगाया? जब ये वैल्यू 40 टन तक पहुंच जाए, 40 टन तक पहुंच जाए उतना लोड लगाया। एग्रीगेट हो गए चकनाचूर। पहले आपने इसका वेट ले लिया था कितना? W1। अब जब ये एग्रीगेट चकनाचूर हो गए फिर आपने क्या किया? आपने सीव उठाई, फिर से क्या किया? आपने सीव उठाई 2.36 mm की। कितने mm की? 2.36 mm की। इससे एग्रीगेट को पास कराया, उनका वेट ले लिया W2। तो जब आपको बोला गया कि एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू निकाल के बताओ, फिर आपने निकाला कितना? W2 अपॉन W1 इंटू 100। ऐसे आपने किया था, लास्ट क्लास में भी किया था, मैंने फिर से आपको रिवाइज कर दिया। क्लियर है? ओके। अब एक चीज और, क्या जो एग्जाम में क्या बार बार पूछी जा रही है वो भी मैंने आपको चीजें लिखा दी थी। क्या? अगर आपसे पूछता बेस कोर्स के लिए एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू शुड नॉट बी ग्रेटर देन 45%। और अगर आपसे पूछता सरफेस कोर्स या वियरिंग कोर्स के लिए तो क्या आपको बताई थी मैंने? वैल्यू शुड नॉट बी ग्रेटर देन 30%। ये होनी चाहिए। एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं, एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू की बात कर रहा हूं। चलिए वियरिंग सरफेस का पूछा था, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है बात? चलिए ठीक है। अभी आगे आपके लिए मैंने रिवाइज यहीं पर करा दिया है, आपको, ठीक है। अगर आप लास्ट क्लास में ये नहीं कर पा रहे हो तो ये मत बोलना कि सर रिवीजन कैसे करें, ठीक है। चलिए अभी चलो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। क्या बोल रहा है कि ये मैंने आपको यहाँ पर क्या किया? क्रशिंग टेस्ट और इम्पैक्ट टेस्ट दोनों चीजें बता दी। क्रशिंग टेस्ट, इम्पैक्ट टेस्ट, एब्रेशन टेस्ट और साउंडनेस टेस्ट, सब कुछ मैंने आपके लिए बता दिया। क्लियर? एक बार रीडिंग जरूर करना, रीडिंग जरूर मारना इस पर, ठीक है। ओके चलो आगे बढ़ो। आगे बढ़ते हैं। क्या? क्वेश्चन नंबर 22, वाइल यूजिंग ग्रेडिंग लिमिट्स ऑफ जोन 4 सैंड
ठीक है, चलिए, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था कि जो मैंने कल 3 टेबल लिखाई थी ना आपको, ऑल इन एग्रीगेट की, कोर्स एग्रीगेट की, और उसके बाद किसकी लगाई थी, फाइन एग्रीगेट की। तो फाइन एग्रीगेट की, या फिर बोल दो सैंड के लिए मैंने टेबल लिखाई थी। तो सैंड फाइन एग्रीगेट नहीं है, सैंड क्या कोर्स एग्रीगेट ही है, लेकिन ग्रेवल के रिस्पेक्ट में फाइन है, इसलिए बोल रहे हैं हम। तो सैंड को 4 जोन में डिवाइड किया, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, 4 जोन में डिवाइड किया। अब उसी जोन 4 में बोल रहा है कि फॉर मोटार्स व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द सैंड दैट शुड पास, परसेंटेज पासिंग की वैल्यू बता रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, 600 माइक्रोन के लिए, 600 माइक्रोन आईएससी के लिए। क्लियर। तो मैंने आपको एक टेबल दी थी, फिर से आज टेबल दे रहा हूं। तो आपको ये उठाना है 600 माइक्रोन, 600 माइक्रोन उठाया आपने, और आपने क्या किया, आपने 600 माइक्रोन के साथ साथ क्या उठाया, ग्रेडिंग जोन आपने उठाए। जब आपको यहाँ पर मिला इंटरसेक्शन पॉइंट, तो 80 to 100%, तो 80 से 100% क्या है आपका परसेंटेज। ये देखो क्या लिखा है, परसेंटेज पासिंग पूछ रहा था, ये ग्रेडिंग लिमिट्स फॉर फाइन एग्रीगेट सैंड के लिए है। तो 80 से 100%, सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। आपको सारी चीजें, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। मैंने आपको एक सीक्वेंस ही बताया था, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टेबल। इसके बाद जो ऑल इन एग्रीगेट की है वो टेबल, दोनों तो याद होनी चाहिए। कोर्स एग्रीगेट की तो चलो फिर भी एक, अगर नहीं कर पा रहे, दो वैल्यूज हैं फिर भी, लेकिन ये चीजें जब आ ही रही हैं तो रट जाओ ना। सिलेक्शन के लिए कुछ भी करो, रट जाओ ये सब वैल्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या, क्वेश्चन नंबर 23, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एग्रीगेट्स यूज्ड इन कंक्रीट विच कैरेक्टरिस्टिक्स एंश्योर्स गुड बॉन्ड बिटवीन द एग्रीगेट एंड सीमेंट पेस्ट। बोल रहा है कि कंक्रीट जब आप बना रहे हो तो एग्रीगेट और सीमेंट की जो बॉन्ड बनेगी वो किस पर डिपेंड करती है, किस प्रॉपर्टी ऑफ एग्रीगेट पर डिपेंड करती है, टेक्सचर पर, स्पेसिफिक ग्रेविटी, साइज या शेप पर। तो देखो एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। एक टाइल सरफेस है, टाइल जो घर में लगा रहता है ना, टाइल सरफेस है, उस पर जब आप चल रहे हो, तो आप फील करते हो कि आपका कांटेक्ट उससे इतना कम है कि कभी भी आप क्या हो सकते हो, स्लिप हो सकते हो, मतलब आपकी बॉन्ड उस सरफेस से कम है। लेकिन वही चीज अगर आप देखो किस पर, कंक्रीट की अगर कोई सरफेस है, रफ सरफेस है, खुरदरी सरफेस है, उसके ऊपर जब आप चलना शुरू करोगे तो आपकी स्लिपिंग की टेंडेंसी, स्लिप होने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। स्लिप होने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, स्किड करने की टेंडेंसी आपकी कम हो जाएगी। क्या, हाँ सर हो जाएगी। क्यों, यहां पर मेरे पैर से और कंक्रीट की सरफेस का बॉन्ड बढ़ गया, क्योंकि वो रफनेस वहां मिली, उतनी चिकनाहट नहीं थी। तो ये चीज क्या है सर, ये क्या टेक्सचर है सरफेस का जो डिफाइन कर रहा है बॉन्ड को। यस, अगर 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 एग्रीगेट क्या है आपका, राउंडेड एग्रीगेट है, तो इसकी सरफेस कैसी है, इसकी सरफेस, राउंडेड एग्रीगेट की सरफेस है आपकी स्मूथ सरफेस, तो इसकी बॉन्ड बनना आसान नहीं है। किसके रिस्पेक्ट में, अगर ये आपका एंगुलर एग्रीगेट है। तो मैंने आपको ये भी बताया था एंगुलर एग्रीगेट के बारे में, क्या राउंडेड एग्रीगेट और एंगुलर एग्रीगेट में स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा रहती है, एंगुलर एग्रीगेट की स्ट्रेंथ ज्यादा रहती है, क्योंकि उसमें क्या रहेंगे, एंगुलर एग्रीगेट में परसेंटेज वॉइड ज्यादा, इसमें कितने परसेंटेज वॉइड रहेंगे, 32 से 33%, 32 से 33%। इसमें कितने रहेंगे, 38 to 45% परसेंटेज वॉइड। किसकी बात कर रहा हूं मैं, ये लिख दे रहा हूं इधर, परसेंटेज वॉइड्स की बात की है। इसमें ज्यादा, जिसमें परसेंटेज वॉइड ज्यादा, वहां पर फिल ज्यादा मटेरियल, उतनी अच्छी बॉन्ड। तो यहाँ पर स्पेसिफिक सरफेस एरिया भी इसका ज्यादा, बॉन्ड ज्यादा बनाएगा। क्लियर बात है। सो ये किस पर डिपेंड कर रहा है, एग्रीगेट के टेक्सचर पर डिपेंड कर रहा है कि बॉन्ड कैसी बनेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू एंगुलरिटी नंबर टेस्ट ऑफ हाईवे एग्रीगेट इज इनकरेक्ट। तो आपका यहाँ पर कीवर्ड क्या है, कीवर्ड है आपका एंगुलरिटी नंबर। ओके, और आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, गलत स्टेटमेंट बताना है। तो एंगुलरिटी नंबर क्या है, अब एंगुलरिटी क्या होता है, अगर कोई भी एग्रीगेट स्फेरिकल है तो वो एंगुलर नहीं होगा, और एंगुलर है तो स्फेरिकल नहीं होगा। ये वाइस वर्सा टर्म इसमें यूज होगा, दोनों चीजें वाइस वर्सा हैं। तो ये तो एक जनरल चीज हो गई सर, इसमें आपने क्या नया बताया। अब एंगुलरिटी नंबर कैसे डिफाइन करोगे आप, तो एंगुलरिटी नंबर कैसे डिफाइंड होगा, देखो ये होता है, एंगुलरिटी नंबर क्या होता है, जो परसेंटेज वॉइड्स रहेंगे ना, परसेंटेज वॉइड्स 33 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, 33 उससे कितना ज्यादा है, क्या परसेंटेज वॉइड्स एग्रीगेट लिए आपने, उसको कॉम्पेट कर दिया, कॉम्पेट करने के बाद देखा कि उसमें जो परसेंटेज वॉइड्स हैं वो कितने ज्यादा हैं, किससे, 33 से कितने ज्यादा हैं। तो इसका मतलब क्या, वो जो वैल्यू रहेगी जितना एक्सीड कर जाएगा 33 से, उस वैल्यू को क्या बोल दोगे, उस वैल्यू को
बोल दोगे आप एंगुलैरिटी नंबर। क्या बोल दोगे? एंगुलैरिटी नंबर। 33 से जितनी वैल्यू ज्यादा एक्सीड कर रही है किसकी? परसेंटेज वॉइड्स की, वही है एंगुलैरिटी नंबर। इसकी रेंज होती है सर 0 to 11, इसकी रेंज होती है। क्लियर? तो हमने देखा कि राउंडेड एग्रीगेट के लिए एंगुलरिटी नंबर कम, एंगुलर एग्रीगेट के लिए ज्यादा। क्यों? क्योंकि परसेंटेज ऑफ वाइड अभी मैंने बताया था एंगुलर एग्रीगेट के लिए 38 से 45% है, जो कि हमेशा ज्यादा ही आएंगे, और राउंडेड एग्रीगेट के लिए परसेंटेज वाइड कितना? 32 से 33% है, तो ये तो कम रहेगा। क्लियर? तो यही तो मैंने अभी आपको डिफाइन किया। तो एंगुलरिटी नंबर आप एक टर्म में और बता सकते हो। कैसे बता सकते हो एंगुलरिटी नंबर? सर एंगुलरिटी नंबर आप परसेंटेज वाइड्स के में भी बता सकते हो और परसेंटेज सॉलिड के रिस्पेक्ट में बता सकते हो। 100% सॉलिड वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में नहीं बता सकते, या तो वाइड के रिस्पेक्ट में आएगा, या 67 माइनस सॉलिड के रिस्पेक्ट में आएगा, या 33% वाइड माइनस 33 के रिस्पेक्ट में आप एंगुलरिटी नंबर डिफाइन करोगे। ठीक है? तो क्या बोल रहा है? The range of angularity number for aggregate used in construction is 0 to 11। सही बात है, 16 आना सत्य बात लिखी है, यही तो मैंने आपको बताया। Angularity number is defined as 100% solid volume। ये solid volume से 100% डिफाइन होती है। नहीं, मैंने अभी बताया, या तो 67% solid volume या 33%। परसेंटेज वाइड्स कितना ज्यादा है उस पर डिपेंड करती है। एंगुलरिटी नंबर टेस्ट इज अ शेप टेस्ट। यस, यही तो बताता है कि एग्रीगेट राउंडेड है या राउंडेड है कि वो एंगुलर है। यस, ये शेप टेस्ट भी है। द हायर द नंबर मोर एंगुलर इज द एग्रीगेट। यस, जितना ज्यादा एंगुलरिटी नंबर। कैसे जितना ज्यादा? अब देखो ये वैल्यू परसेंटेज वाइड्स की ज्यादा, तो परसेंटेज वाइड जैसे 38 पुट करो तो 38 माइनस 33 कितनी आई? 5। यहाँ पर वैल्यू पुट करी 33, 33 माइनस 33 कितना आया? 0। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि एंगुलरिटी नंबर कम है। एंगुलरिटी नंबर कम है तो ये लेस एंगुलर है, दिख रहा है ये राउंडेड एग्रीगेट है। इधर 5 वैल्यू मतलब एंगुलरिटी नंबर ज्यादा, तो दिख रहा है ये एंगुलर एग्रीगेट है। तो एंगुलरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है किसके? एंगुलरिटी नंबर के। तो ये भी बात सही है। सो ऑप्शन नंबर बी इज इनकरेक्ट होगा। क्लियर? अब मैंने आपको एक जगह सारी चीजें लिख के दे दी हैं। देखो देखो देखो, मैंने एंगुलरिटी नंबर आपको डिफाइन करके दे दिया, एक जगह सारी चीजें लिख के दे दी हैं। आप ये पढ़ो, एंगुलरिटी नंबर ऑफ एन एग्रीगेट इज द अमाउंट बाय विच द परसेंटेज ऑफ वाइड्स इन इट आफ्टर कॉम्पैक्टिंग इन अ प्रिस्क्राइब्ड मैनर एक्सीड्स 33। तो ये भी मैंने आपको लिख के दे दिया, ये आपको पता होना चाहिए। Where 33 is the percentage of the volume of void and 67 is the percentage of the volume of solid। तो 100% सॉलिड के रिस्पेक्ट में नहीं निकालते, 67% सॉलिड के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। सो ये देखो कैसे निकाल सकते हो फ्रॉम द सॉलिड्स। कैसे निकाल सकते हो? वॉल्यूम ऑफ द वाटर एडेड अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इनटू 100 माइनस 33। ये जितना परसेंटेज वॉइड से निकल आएगा वो एक्सीड कर रहा है वो निकाल दिया। 67 माइनस 100 डब्ल्यू अपॉन सी इंटू जी एस। डब्ल्यू क्या है? वेट ऑफ एग्रीगेट। सी इज वेट ऑफ वाटर इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दिया। वेट अपॉन ये बन जाएगा डेंसिटी ऑफ, ये हो गया वेट ऑफ एग्रीगेट। सी इंटू जी एस क्या बन जाएगा आपका? ये बन जाएगा डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट। डब्ल्यू अपॉन जी एस, डब्ल्यू अपॉन ये डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट क्या बना देगा? वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड माइनस 67 माइनस वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट, सॉलिड से माइनस करके तो आपको वाइड के टर्म में क्या मिल जाएगा? एंगुलरिटी नंबर मिल जाएगा। ये 0 से 11 इसकी वैल्यू वेरी करती है, ये भी आपको बता दिया। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट 25 क्या बोल रहा है? इफ द एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू, तो आपका यहाँ पर एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू क्या हो जाएगा? कीवर्ड हो गया एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू। in accordance with the method specified in IS 2386 part 4, then what will be the maximum aggregate impact value? किसकी बात कर रहा है वो? maximum aggregate impact value पूछ रहा है for the aggregate to be used in pavement। कहाँ पर? pavement में जो aggregate use हो रहा है M40 grade of concrete, M40 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए। ठीक है, M40 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए आपको बताना है क्या एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू क्या होगी। चलिए, आपको मैंने एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू का टेस्ट बता दिया, यहाँ पर इंपैक्ट वैल्यू की बात आई। सवाल छोड़ो, सब कुछ यहीं जान के जाओ। क्या? एक ढेर था एग्रीगेट का, आपने उठाया, एक ढेर था एग्रीगेट का, आपने उठाया। क्लियर? उसको पास कराया कहाँ से? 12.5 mm की सीव से पास कराया। ये जब पास कर जाना चाहिए 12.5 mm की सीव से, और यहाँ पर रिटेन कर गया किसके ऊपर? 10 mm की सीव पर ये रिटेन कर गया। इस एग्रीगेट को आपने लिया, इस एग्रीगेट को क्या किया आपने? इस एग्रीगेट को आपने लिया और आपने एक सिलेंडर में फिल किया।
इस सिलेंडर में कितनी लेयर में फिल किया, 3 लेयर में, 25 mm की एक लेयर, इसको अच्छे से कॉम्पैक्ट आपने कर दिया सर, ठीक है, इसको 25 mm की 3 लेयर बना के कॉम्पैक्ट कर दिया। इम्पैक्ट वैल्यू क्या निकाल के देगी सर, टफनेस निकाल रहे हैं हम एग्रीगेट की, इसलिए इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट कर रहे हैं टफनेस के लिए। तो टफनेस निकालना है, इम्पैक्ट देना पड़ेगा। क्रशिंग वैल्यू टेस्ट में क्या किया था आपने, वहां पर ग्रेजुअल लोड लगाया था, यहाँ पर इम्पैक्ट देना पड़ेगा। कैसे दोगे इम्पैक्ट, देखो आपने ये इम्पैक्ट दिया, कितना इम्पैक्ट दिया आपने, 13.5 kg से लेके 14 kg तक, 14 kg का हैमर लिया, उसको 38 सेंटीमीटर की हाइट से फॉल कराया, 15 बार आपने इसको ब्लोज दिए, 15 बार फॉल कराया। ये सवाल बनते हैं, ध्यान रखना, ये सवाल बनते हैं। तो ये 15 बार आपने इसको फॉल करा दिया। जैसे ही फॉल कराया, पहले तो इसका आपने वेट ले लिया, क्या वेट ले लिया, इन एग्रीगेट का ले लिया आपने वेट W1। जब आपने फॉल कराया तो उसके बाद आपने क्या किया, 2.36 mm की सीव से जब ये चकनाचूर हो गया एग्रीगेट, उनको पास करा दिया, यहां से पास कराया। जब पास कराया तो वेट आया W2, वेट आ गया W2। जब वेट आ गया W2 तो आपको निकालना था क्या, आपको निकालना था एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू निकालनी थी, विच इज इक्वल टू W2 अपॉन W1 इंटू 100 से आप निकाल लोगे। ये आ गई आपकी एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू। क्लियर, ये बात समझ में आई। तो यहाँ पे भी सीव कौन कौन सी, 12.5, 10 mm और 2.36 mm की सीव ही यूज हो रही है, सेम क्रशिंग वैल्यू से। अब क्या आपको डिफाइन करना था एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू, कैसे, अगर मैं बोलूं बेस कोर्स, अगर बेस कोर्स होता तो मैक्सिमम एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू 50% होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी। तो AIV शुड नॉट बी ग्रेटर देन 50%, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 50%। अगर मैं बोलूं सरफेस कोर्स, क्या बोल रहा हूं, सरफेस कोर्स, अगर मैं बोलूं सरफेस कोर्स तो मैक्सिमम एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू शुड नॉट बी ग्रेटर देन 30%। तो मैक्सिमम वैल्यू या तो 50% होगी, वो की कब होगी, बेस कोर्स के केस में, या फिर मैक्सिमम वैल्यू 30% होगी, वो कब होगी, आपकी सरफेस कोर्स या फिर वियरिंग कोर्स के केस में। क्वेश्चन में कहीं भी बेस कोर्स की बात नहीं करी, कहीं भी सरफेस कोर्स की बात नहीं करी, बस वो मैक्सिमम वैल्यू चाहता है। तो 50 या 30 कहीं लिखा है, 30 लिखा है, तो सर हम ऑप्शन नंबर बी को क्या बोल देंगे, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 30%। क्वेश्चन के हिसाब से पेमेंट के लिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू 30% होगी सरफेस कोर्स के लिए। क्लियर है, चलिए ये आपको याद रहेगा। और बाकी मैंने अच्छे से आपको प्रिंट में भी लास्ट क्लास में ये चीजें दे दी हैं। देखो एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट के बारे में सब कुछ लिख दिया, कहाँ कितने नंबर ऑफ ब्लोज, 38 सेंटीमीटर की हाइट, ये कितना केजी का हैमर, ये सब मैंने आपको बता दिया और लिख के भी दे दिया है। अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, चले आगे बढ़े। ये देखो, अभी देखो क्या, द परमिसिबल लिमिट फॉर एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यूज, एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू के हिसाब से मतलब उसको एग्रीगेट को डिफाइन किया गया कैसे, अगर एग्रीगेट की इम्पैक्ट वैल्यू 10% से कम है, मतलब एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग एग्रीगेट आपका है, 10 से 20% स्ट्रॉन्ग एग्रीगेट, 20 से 30% तो सेटिस्फैक्टरी फॉर रोड सरफेसिंग, ग्रेटर देन 35% तो नॉट सुटेबल फॉर रोड सरफेसिंग। ये हो गया आपका एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग आपने ग्रेडेशन कर दी, क्या ग्रेडेशन या फिर ऐसे बोलो क्लासिफिकेशन कर दी एग्रीगेट की, क्या कैसा उसकी स्ट्रेंथ है ये आपने बता दिया। तो 35, अगर जितना कम एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू होगी उसका मतलब क्या है, एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग होगा आपका एग्रीगेट। क्लियर, चलिए अब देखो एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू फॉर डिफरेंट रिक्वायरमेंट आर एज फॉलोज। तो डिफरेंट रिक्वायरमेंट के लिए एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू बता रहा है, मैक्सिमम एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू अगर WBM सब बेस कोर्स, WBM का देखो यहाँ पर ये चीज देखना, क्या बेस कोर्स यहाँ पर क्या बेस कोर्स, ओके, यहाँ पर क्या सरफेस कोर्स और सरफेस कोर्स। अब बेस कोर्स 3 टाइप की, अगर WBM की है, सीमेंट कंक्रीट की है या बिटुमेन की है, 3 टाइप की बेस कोर्स हैं। तो बेस कोर्स में मैक्सिमम इम्पैक्ट वैल्यू 50, 45, 35, अगर आपकी WBM की है तो 50%, CC की है तो 45% और बिटुमेन की है तो 35%। फिर सरफेस कोर्स अगर WBM की है तो मैक्सिमम इम्पैक्ट वैल्यू 30% और बिटुमिनस वियरिंग सरफेस है तो 30%। क्लियर है, सवाल में मैक्सिमम वैल्यू पूछी थी तो या तो 50 होगी या तो 30 होगी, इसलिए 30 दिया था, हमने लगा दिया। चलिए आगे बढ़ो, ये टेबल आपके पास याद होनी चाहिए, ये कंठस्थ होना चाहिए, टेबल आपने लिखना है इसको। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ूं। Question number 26, as specified IS 2386/1963, which of the following set of sieves are used to find the crushing value course? crushing value के लिए कौन सी sieve यूज होगी? अब तो मुझे मेहनत करने की जरूरत है नहीं।
एक बार मेहनत लास्ट क्लास में भी की थी, आज भी बता दिया कौन कौन सी सीव यूज हुई थी। 12.5 mm से पास कर गया, 10 mm पे रिटेन कर गया, फिर उसको क्रशिंग जो ग्रेजुअल लोड लगाया, कंप्रेसिव लोड, फिर उसको पास कराया 2.36 mm से। तो 3 सीव आपने यूज करी। तो 3 सीव कहाँ लिखी है? ये लिखा है ऑप्शन नंबर डी। ये आपको तीन सीव्स यूज होती हैं क्रशिंग वैल्यू टेस्ट में। तो ये मैंने बता दिया। ये है आपका क्रशिंग वैल्यू का जो टेस्ट करते हो वो ऑपरेटर्स, कैसे कैसे करना है ये सब मैंने प्रोसीजर में भी लिख दिया है आपको। ये सब आपको पढ़ना है, ये सब चीजें पढ़नी है। क्लियर? एक रीडिंग करोगे तो आपके माइंड में पूरा टेस्ट बैठ जाएगा। क्लियर बात है? ये भी मैंने कैसे निकालना है बता दिया। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 27 आगे आ गया हूं मैं। क्लियर? आगे आ गया हूं क्या? अब मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, सब पढ़ा चुका हूं, बस लिख के दे दिया कि आपके पास कंटेंट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 27, मिनिमम वाइड्स इन एग्रीगेट्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग। एग्रीगेट में मिनिमम वाइड्स कैसे आएंगे? तो मिनिमम वाइड्स, चलो ये तो चलो छोड़ दो, इतनी सिविल इंजीनियरिंग पढ़ ली है। वॉइड्स को मिनिमम करना है मतलब क्या? उतना बॉन्ड अच्छा हो जाए, मतलब वॉइड्स को मिनिमम करना है। तो दूसरी चीज क्या कि हर टाइप का अगर एग्रीगेट है, तो जैसे बड़ा एग्रीगेट है, ये देखो बड़ा एग्रीगेट है, इसके अंदर एक छोटा एग्रीगेट और उससे छोटा एग्रीगेट और उससे छोटा और उससे छोटा और उससे छोटा, ऐसे ही एग्रीगेट छोटे बड़े हर टाइप के एग्रीगेट अगर आपकी सॉइल में अगर या फिर आपके जो ढेर है एग्रीगेट का वहां पर आपके पास प्रेजेंट है, तो इसका मतलब क्या? बड़े एग्रीगेट के वॉइड्स उससे थोड़े से छोटे एग्रीगेट ने भर दिए, उससे थोड़े और छोटे ने उसके वॉइड भर दिए, मतलब वॉइड्स सारे भर गए तो बॉन्ड ज्यादा बन गई। तो यही तो पूछ रहा है, मिनिमम वॉइड्स इन एग्रीगेट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग वेल ग्रेडेड सॉइल। अगर होती तो हम जानते हैं उसमें हर टाइप का एग्रीगेट मिलेगा, हर अच्छा ग्रेडेशन है उसमें एग्रीगेट का, तो उसमें वॉइड्स कम होती, स्ट्रेंथ ज्यादा। तो ऐसे ही सेम क्या, एग्रीगेट ऑफ वेरिंग साइज, मैन्युफैक्चर्ड एग्रीगेट, एग्रीगेट ऑफ द सेम शेप, एग्रीगेट ऑफ ऑल द सेम साइज। ऑल द सेम साइज का है तो कभी भी आपको क्या वेल ग्रेडेशन मिलेगा? क्या नहीं, सेम साइज में तो यूनिफॉर्म ग्रेडेशन मिलता है, मिनिमम वाइड वहां पर नहीं मिलेगा। सेम शेप, कोई डिफाइन शेप कुछ भी डिफाइन नहीं कर पाएगा। शेप क्या डिफाइन करेगा? आपका सरफेस एरिया कैसा है ये डिफाइन करेगा। और या टेक्सचर क्या डिफाइन करेगा? सरफेस एरिया को डिफाइन करेगा। मैन्युफैक्चर्ड एग्रीगेट से कुछ नहीं कर सकते आप। एग्रीगेट ऑफ वेरिंग साइज, यस, अगर डिफरेंट साइज के एग्रीगेट्स आपके ढेर में जो आपने सैंपल लिया है उसमें प्रेजेंट है, ढेर बोल रहा हूं मतलब सैंपल, ओके। अगर मैं आपको चाहता हूं कनेक्ट करना लेमन लैंग्वेज से, इसलिए मैं ऐसे वर्ड्स यूज करता हूं टोटल हिंदी का। तो एग्रीगेट ऑफ वेरिंग साइज अगर आपके हैं डिफरेंट आपके सैंपल में या ढेर में, तो वो उसमें मिनिमम नंबर वाइड होंगे जो हमें चाहिए, वही तो चाहिए सर। चलिए क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, मैंने टिक लगा दिया। यस, क्वेश्चन नंबर ये देखो आपको टू मिनिमाइज वाइड्स इन एग्रीगेट सब कुछ मैंने लिख के दे दिया, जो भी आपको एक्सप्लेन किया है एक बार आपको गो थ्रू करना है। क्लियर? पढ़ लेना इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, फॉर कांस्टेंट एग्रीगेट सीमेंट रेशियो। अब देखो अपना कीवर्ड क्या है, एग्रीगेट सीमेंट रेशियो कीवर्ड है। क्या है सर? कीवर्ड एग्रीगेट सीमेंट रेशियो। होता क्या है? वेट ऑफ एग्रीगेट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सीमेंट क्या बनाएगा? वेट ऑफ सीमेंट क्या बनाएगा आपका? ये बना देगा आपका एग्रीगेट सीमेंट रेशियो। क्या बना देगा? एग्रीगेट सीमेंट रेशियो। अब देखो वेट ऑफ सीमेंट जैसे जैसे बढ़ेगा तो एग्रीगेट सीमेंट रेशियो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और एग्रीगेट सीमेंट रेशियो अगर ज्यादा रहेगा, इसका मतलब क्या? एग्रीगेट सीमेंट रेशियो बढ़ने से वर्केबिलिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ये भी रिलेशन याद रखना। तो फॉर कांस्टेंट एग्रीगेट सीमेंट रेशियो इफ द कोर्स एग्रीगेट इज इंक्रीज्ड एट द एक्सपेंस ऑफ सैंड मेंटेनिंग टोटल एग्रीगेट सीमेंट रेशियो कांस्टेंट, देन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द एग्रीगेट इज। अगर कोर्स एग्रीगेट बढ़ेगा तो हम जानते हैं जितना बड़ा साइज का एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट ज्यादा तो आपका स्पेसिफिक सरफेस एरिया कम, फाइन एग्रीगेट ज्यादा तो आपका स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या? ज्यादा। तो सिंपल सी बात है। तो ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं कि कोर्स द एग्रीगेट लेस बी द स्पेसिफिक सरफेस एरिया, तो स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या? रिड्यूस हो जाएगा अगर कोर्स एग्रीगेट की वैल्यू बढ़ेगी। तो कहां लिखा है? कोर्स एग्रीगेट इंक्रीज, पूछ रहा है सरफेस एरिया क्या होगा? रिड्यूस। क्लियर? आगे बढ़ूं, देखो चलो एग्रीगेट सीमेंट रेशियो के बारे में मैंने लिख के आपको दे दिया है। इट इज द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ द एग्रीगेट टू द वेट ऑफ द सीमेंट, व्हेन द वेट ऑफ द सीमेंट इज मोर द एग्रीगेट सीमेंट रेशियो इज लेस। सही बात है, ए बाय सी है, ए बाय सी ही तो रेशियो है, ये अगर बढ़ेगा तो रेशियो टोटल क्या हो जाएगा? टोटल रेशियो कम हो जाएगा। क्लियर?
ठीक है, द कॉन्क्रीट हैज मोर सीमेंट पेस्ट रिक्वायर्ड टू कोट एग्रीगेट एंड फिल द वॉइड्स बिटवीन देम, द एग्रीगेट सीमेंट रेशियो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वर्केबिलिटी। ये एक नया सवाल आया, जब हम कंक्रीट पढ़ेंगे वहां भी इसे यूज करेंगे, तो ये याद रखना सवाल बनता है। एग्रीगेट सीमेंट रेशियो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ज्यादा अगर एग्रीगेट सीमेंट रेशियो होगा तो वर्केबिलिटी कम होगी। द सरफेस एरिया ऑफ अ कोर्स एग्रीगेट इज लेस देन फाइन एग्रीगेट, ये तो हम जानते हैं सर। सो विथ इंक्रीजिंग द कोर्स एग्रीगेट द सरफेस एरिया हैज बीन रिड्यूस्ड, ये तो हम जानते हैं, सवाल तो हम बना ही लेते। चलो क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है, द कंबाइंड नेम फॉर द टू टेस्ट एलोंगेशन इंडेक्स एंड फ्लैकीनेस इंडेक्स। अब एलोंगेशन इंडेक्स और फ्लैकीनेस इंडेक्स में लास्ट क्लास में एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर आपकी लंबाई, अगर आपकी लेंथ या फिर डी ग्रेटेस्ट डायमेंशन अगर आपका किसका एग्रीगेट का, आपका नहीं इस एग्रीगेट का ज्यादा है, किससे ज्यादा है 1.8 टाइम्स ऑफ डी मीन के, तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा एलोंगेटेड बोल दोगे उसको, क्या बोल दोगे, एलोंगेटेड बोल दिया। अगर आपका लीस्ट डायमेंशन, जो छोटा डायमेंशन मान के चलो थिकनेस, अगर वो आपकी लेस है किसके 0.6 टाइम्स ऑफ मीन डायमेंशन के, तो ये क्या हो जाएगा, फ्लैकी हो जाएगा एग्रीगेट। क्लियर है, फ्लैकी हो जाएगा। थिकनेस का कम होना फ्लैकीनेस बताता है, लेंथ का ज्यादा होना एलोंगेशन बताता है, तो ये भी बता दिया। अब ये किसको डिफाइन कर रहे हैं, शेप को ही तो डिफाइन कर रहे हैं, लंबा है, पतला है, चौड़ा है, यही तो बता रहा है शेप को। तो एलोंगेशन इंडेक्स और फ्लैकीनेस इंडेक्स किसको, दोनों को मिला के क्या टेस्ट बोल सकते हो आप, इसको शेप टेस्ट भी बोल सकते हो। तो चलो ये मैंने आपको क्या किया, लिख के दे दिया सब कुछ। फ्लैकीनेस इंडेक्स, एलोंगेशन इंडेक्स, ये आपको पार्ट 1, ये याद रखना, ये IS को 2386 पार्ट 1 में क्या दिया है, एलोंगेशन इंडेक्स और फ्लैकीनेस इंडेक्स दिए गए हैं पार्ट 1 में। ये भी पार्ट्स भी पूछने लगा है आजकल, तो एक जगह सारी चीजें लिख लेना। IS कोड IS 2386 पार्ट 1 से लेके पार्ट 4, 5 जो भी पूछा जाता है पार्ट्स सारे लिख लेना, ठीक है। तो मैं आपको अभी लास्ट में दे दूंगा, लिख के भी दे दूंगा। क्लियर। इफ फाइनेस मॉडुलस ऑफ अ सैंड इज 2.5 इट इज ग्रेडेड एज, तो फाइनेस मॉडुलस मोस्ट फेवरेट सवाल, बहुत ही ज्यादा फेवरेट सवाल है फाइनेस मॉडुलस। क्लियर है। तो फाइनेस मॉडुलस क्या होता है, कितनी सैंड की, मतलब फाइन है कि कोर्स है कि मीडियम है, नाम में लिखा है वही बताता है क्या, फाइनेस मॉडुलस। कैसे निकालोगे, तो आपने जैसे नंबर ऑफ सीव्स लगाई, फॉर एग्जांपल ये आपने नंबर ऑफ सीव्स लगाई 1 2 3 4, ये 5वीं सीव, ठीक है, ये 6वीं सीव। आपने देखा यहाँ पर कुछ ऐसे 60% अगर इधर रिटेन किया, इधर मान के चलो ऐसे नहीं, कैसे बोलूँ, यहाँ पर रिटेन किया कितना, यहाँ पर रिटेन किया 20%, यहाँ पर रिटेन किया 30%, यहाँ पर रिटेन किया 10%, ठीक है, यहाँ पर रिटेन किया 20%, ठीक है, कितना हो गया 30 20 50 10 60 और 20 70, यहाँ पर 10% और यहाँ पर 20%, ये रिटेन कर दिया। तो यहाँ पर जैसे सीव थी फॉर एग्जांपल, यहाँ पर सीव थी 600 माइक्रोन की, यहाँ पर आ गई सीव 2.36 mm की, फिर आ गई आपकी सीव कितनी, फिर आपकी सीव 4.75 mm की सीव आ गई। उसके बाद कितना आ गया आपका, यहाँ पर 1 मिनट रुको, यहाँ पर रुको, कितना 1.18 mm ले लो, यहाँ पर ले लो 2.36 mm की सीव ले ली। क्लियर। यहाँ पर 4.75 mm की सीव ले ली। यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर आपने 10 mm की सीव ले ली, यहाँ पर 20 mm की सीव ले ली। क्लियर। आपने ऐसी सीव्स ले ली, छलनी ले ली। उसके ऊपर ये मैंने क्या लिखा है, परसेंटेज टोटल लिखा है भाई, ध्यान से बोल रहा हूँ क्या, कम्युलेटिव टोटल परसेंटेज ऑफ वेट, कम्युलेटिव परसेंटेज ऑफ वेट रिटेन्ड या फिर टोटल परसेंटेज ऑफ वेट रिटेन्ड इन सीव्स के ऊपर। तो मैं बोलूं कि आपको फाइनेस मॉडुलस बताना है तो 20 ऊपर का पहली सीव का 20% डिवाइडेड बाय 100 से डिवाइड कर दो तो 0.2 फाइनेस मॉडुलस आ जाएगा। ऐसे ऐसे आप फाइनेस मॉडुलस निकाल सकते हो हर सीव पर जो भी कम है। तो फाइनेस मॉडुलस कैसे डिफाइन हुआ, फाइनेस मॉडुलस डिफाइन हुआ FM इज इक्वल्स टू क्यूमुलेटिव, क्या क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटेन्ड, कम्युलेटिव परसेंटेज वेट रिटेन्ड डिवाइडेड बाय कितना 100 एक वैल्यू से डिवाइड कर दो तो आपको फाइनेस मॉडुलस मिल जाएगा। या टोटल परसेंटेज ऑफ वेट रिटेन्ड से भी आपको फाइनेस मॉडुलस डिवाइडेड बाय 100 कर दोगे तो मिल जाएगा। क्लियर है, ये आपको बताना है। तो बोल रहा है कि इफ द फाइनेस मॉडुलस ऑफ सैंड इज 2.5 इट इज ग्रेडेड एज। तो देखो क्या याद करो, अगर आपको मैं बोल रहा हूँ फाइन सैंड है, FS मतलब फाइन सैंड, देखो कलर चेंज, चलो ठीक हो गया, 2.2 से 2.6 है तो फाइन सैंड, मीडियम सैंड कितना 2.6 से 2.9 है तो मीडियम सैंड। अगर मैं बोलूं कोर्स सैंड तो
2.9 से 2.9 से 3.2 है, तो आपके पास कौन सी सैंड हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी कोर्स सैंड। तो ये कई सवाल इसके पूछे जाते हैं, तो ये सब आपको याद होना चाहिए। मैंने आपको लिख के भी दे दिया है सारी सैंड, मतलब फाइनेंस मॉडुलस टाइप्स ऑफ सैंड से दे दिया लिख के, ठीक है। ये फॉर्मूला भी पूछते हैं डायरेक्ट, सम ऑफ द टोटल परसेंटेज रिटेन ऑन ईच स्पेसिफाइड शीट डिवाइडेड बाय 100, मैंने आपको निकाल के भी बता दिया। ये देखो अभी मैंने क्या किया, सारे टेस्ट, ये देखो क्रशिंग टेस्ट, अब मैं टिक नहीं लगा रहा, अच्छी मतलब क्यों इधर मैं गंदगी करूं स्लाइड पर। आप देखो कितनी प्यारी स्लाइड लग रही है, इसमें आप क्रशिंग टेस्ट, हार्डनेस टेस्ट, टफनेस टेस्ट, ड्यूरेबिलिटी टेस्ट, इधर स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड पोरोसिटी, एडिशन टू बिटुमेन टेस्ट के बारे में लिखा, कौन कौन से टाइप ऑफ टेस्ट करेंगे क्रशिंग स्ट्रेंथ के लिए, मतलब ये स्ट्रेंथ है, ये प्रॉपर्टी एग्रीगेट की, ये टेस्ट, और उसके लिए मैंने क्या लिख दिए, आईएस कोड लिख दिए। आपको पार्ट 1 मैंने बता दिया है, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 की करके आपको एक जगह लिख लेना है, लिख लोगे, ये सब सवाल आ रहे हैं एग्जाम में, लिख लोगे, मैं मान के चल रहा हूं आप लिख लोगे, क्लियर। यहां पर एग्रीगेट हमारा होता है समाप्त। नेक्स्ट क्लास में हम कंक्रीट पढ़ेंगे, कंक्रीट के क्वेश्चंस करेंगे, आपको कंक्रीट रिवाइज करके आना है, जो जो चीजें लिखने बोली हैं लिख लेना, बहुत ही ज्यादा यूजफुल या हेल्पफुल होंगी आपके लिए, क्लियर है। सो नेक्स्ट क्लास में अब हम मिलेंगे, ये सब आप लिख लेना, ओके। चलिए अभी देखो ऐसा स्टूडेंट जो कहते हैं कि सर हम अभी अभी फ्रेशर हैं, डाउट्स आ रहे हैं उनके माइंड में कि हम कैसे पढ़ाई करें, तो उनके लिए मैं बोलूंगा आप अभी सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी करो, सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी आप करिए। उसमें क्या है, आपके पास विजय बैच हमने लॉन्च किया, विजय बैच आपके लिए पूरी सिविल इंजीनियरिंग एक जगह पढ़ा दी गई, टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब कुछ पढ़ाया गया विजय बैच में। तो आप पहले तैयार करो, फिर एक एग्जाम के लिए भागो। तो बैच वन लॉन्च है हमारे प्लेटफॉर्म पर, इसमें एसएससी जेईई अगर 2024 की तैयारी करना चाहते हो तो बैच 1 में आप एनरोल करो, टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब कुछ मिल जाएगा। प्रहार बैच लॉन्च्ड है हमारे प्लेटफॉर्म पर, यहाँ पर आपको एमपीपीएससी एई की तैयारी कराई जा रही है। तेजस बैच में आपको आरआरबी जेईई 2024 की तैयारी कराई जा रही है। नॉन टेक महापैक, अगर नॉन टेक्निकल पोर्शन आप पढ़ना चाहते हो तो नॉन टेक की तैयारी कराई जा रही है कहाँ पर, एईसी प्लस एप्लीकेशन में, पूरा नॉन टेक जीके जीएस मैथ्स रीजनिंग कंप्यूटर सब कुछ इसमें पढ़ाया गया, क्लियर। टारगेट बैच लॉन्च किया हमने, कौन सा बैच लॉन्च किया, टारगेट बैच। इसमें 0 to हीरो पूरे कॉन्सेप्ट डिजिटलाइज्ड फॉर्म में आपको कराए गए, पूरी सिविल इंजीनियरिंग अच्छे से नए तरीके से आपको एक्सप्लेन की गई है, अच्छे अच्छे एग्जांपल्स एनिमेटेड फॉर्म में आपको एग्जांपल्स दिखा के कॉन्सेप्ट को फीड कराया गया। ये टारगेट बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्लियर। फिर देखो क्वेश्चंस, दूसरा स्टूडेंट आता है कहता है कि सर मुझसे क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे हैं, क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं, मैं क्या करूं। तो क्वेश्चंस के लिए हमने क्या किया, आप पीवाईक्यू तो लगा रहे हैं, साथ ही साथ टीसीएस के लेवल में मैच करने के लिए हमने एईसी प्लस पर क्या अभ्यास बैच लॉन्च किया। अभ्यास बैच जेई के लिए है, जिसमें 5000 प्लस क्या है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल क्वेश्चन है। अभ्यास प्लस बैच भी लॉन्च है जो एई और जेई, एई और जेई दोनों के लिए है कि अभ्यास प्लस बैच, जिसमें 8000 प्लस क्वेश्चन है, इसमें भी टेक्निकल नॉन टेक्निकल कवर किया। टीसीएस पैटर्न पर जोर दिया गया है, और साथ ही साथ गेट और ईएससी के वो सवाल, गेट और ईएससी के वो सवाल जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, डायरेक्ट आ रहे हैं स्टेट लेवल सर्विसेज में, छोटे छोटे सवाल, उनको भी कवर करके हमने सीरीज बनाई, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। तीसरे टाइप का स्टूडेंट कहता है कि सर रिवीजन भी तो करना है, रिवीजन कैसे करें। तो आप फटाफट रिवीजन कर पाओ, लगभग 3 महीने के समय में हमने फास्ट ट्रैक बैच में आपको रिवीजन करा दिया। 3 महीने का समय लो, टेक्निकल नॉन टेक्निकल पूरा रिवाइज करके जाओ। इसमें हमने कॉन्सेप्ट रिड्यूस नहीं किया, बस नोट मेकिंग टाइम रिड्यूस किया बाय गिविंग यू द प्रिंटेड नोट्स, सो your time will be reduced now. Another type of student is saying that sir मेरे पास सिर्फ सॉइल वीक है, मेरा सिर्फ सोम वीक है, मैं पूरा कंप्लीट सिलेबस मतलब कैसे क्यों परचेज करूं। यस, आपको परचेज करने की जरूरत नहीं है, आप एक सब्जेक्ट भी परचेज कर सकते हो, एक सब्जेक्ट परचेज करो और उसको कंप्लीट करके अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट कर लो। ये सब कहाँ मिलेगा, एईसी प्लस एप्लीकेशन पर मिलेगा। एईसी प्लस एप्लीकेशन कहाँ मिलेगी, गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, क्लियर है। चलिए, अगर अब आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, कमेंट करो। पीडीएफ कहाँ मिलेगी, हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। नोटिफिकेशन की घंटी बजा लो, सब्सक्राइब करो चैनल को, वीडियो को शेयर जरूर करो। ये सब तो बातें होती हैं, होती रहेंगी। रिवीजन करना, कॉन्क्रीट पढ़ाऊंगा, रिवाइज करके आना, क्लियर। अदरवाइज यू आर नॉट वेलकम एट ऑल इन, मतलब स्पेशली मेरी क्लास में तो जरूरत ही नहीं है, इतना कंटेंट हो जा रहा है। अगर पढ़ नहीं रहे, रिवाइज नहीं करे तो कोई मतलब नहीं, इतना मतलब आने की जरूरत ही नहीं, क्लियर है। सो चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। सो दिस इज अभिषेक श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ विद दिस सेशन। टेक केयर, गुड बाय।